हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर कि इंटीग्रेशन क्या है और इसके बेसिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग सभी को एक ह्यूमर सा फैला हुआ है कि इंटीग्रेशन बहुत टफेस्ट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ये टफेस्ट चैप्टर है, पर फिर भी अगर इसको वे से किया जाए और एक सिस्टम से किया जाए तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल हो जाता है हम लोग को करने के लिए। देखिए, इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग को किस किस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के 2-3 टॉपिक के बारे में बेसिकली ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला चीज़ है इसका बेसिक टर्म कि इंटीग्रेशन बेसिक में क्या होता है। दूसरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। और तीसरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन के किस किस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग को बात करना है। तो जैसे कि पहले ही हम आपको इंट्रोडक्शन में ही पहले ही हम आपको टॉपिक बता देते हैं कि इंटीग्रेशन में हम लोग को बेसिकली 2 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के चैप्टर के ऊपर कि इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर कि इंटीग्रेशन क्या है और किस चीज़ के ऊपर हम लोग इसमें डिस्कस करना है। देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आपको इंटीग्रेशन में हम लोग को बेसिकली क्या क्या डिस्कस करना है, दैट मीन्स डिस्कस करना है इसमें हम लोग को इसके मीन्स के बारे में, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और इसके बारे में बात करेंगे कि इंटीग्रेशन में अभी हम लोग को फिलहाल क्या क्या पढ़ना है और किस किस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है। चलिए, सबसे पहला नंबर इससे सबसे पहले हम लोग इस पर स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने में इसमें हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन का मार्क्स कितना आता है। देखिए, फुल मार्क्स इसका आता है 12, पर ये 12 सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन से 12 मार्क्स का आता है। जबकि इंटीग्रेशन हमारा कोऑर्डिनेट रिलेट हो जाता है दूसरे चैप्टर में, तो दूसरे चैप्टर में रिलेट होकर भी इसका 6 मार्क्स और इंक्लूड होता है। दैट मीन्स टोटल मिला के ये आता है 18 मार्क्स का हमारे पास, वो चाहे सीबीएसई हो, आईएससी हो या डब्ल्यूबी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये 18 मार्क्स का हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन के मीनिंग के ऊपर कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब होता है कोऑर्डिनेशन या मर्जर या एडजस्टमेंट। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है या तो कोऑर्डिनेट करना, किसी भी चीज को एक दूसरे चीज को मिलाने को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। दूसरा या तो हम लोग इसे मर्जर बोलते हैं, मर्जर का मतलब भी आप लोग जानते हैं कि मर्ज कर देना। और तीसरा मीन्स एडजस्टमेंट का मतलब भी आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को एडजस्ट कर देना, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन मीन्स एक्चुअली मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का। देखिए, इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक बोला गया है यूनिवर्स का। पर देखिए, यहां हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेशन देखिए टफ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या जानना है, इसमें वे जानना है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको इंटीग्रेशन के लिए बताएंगे वो ये है कि इंटीग्रेशन में आपको अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को अगर प्रॉपरली करना है तो इसके लिए आपको क्लास 11 का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज था, चाहे वो सब मल्टीपल का हो, मल्टीपल का हो, कंपाउंड का हो, ट्रांसफॉर्मेशन का हो या बेसिक हो या फिर हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट का हो, हर एक फॉर्मूला को प्रॉपरली अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में दे दिए हैं, आप लोग को उस फॉर्म से आप लोग को उसी से याद कर लेना है उसको फॉर्मूला को। और अगर जिसको नहीं मिला है वो मेरे को मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, हम आप लोग को शेयर कर देंगे फॉर्मूला कि पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरा मतलब एक जगह पे समराइज्ड किया हुआ है पूरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो आसानी से आप वहां से लर्न कर सकते हो, आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। व्हाट इज इंटीग्रेशन मीन्स। देखिए, इंटीग्रेशन मीन्स हाउ टू इंटीग्रेट या कोऑर्डिनेट एलिमेंट्री अल्जेब्रिक एंड टी फंक्शन। अब आप लोग के दिमाग में आइए भैया, टी फंक्शन क्या है हमारे पास। देखिए, टी फंक्शन का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स यहां हमारे पास बोला क्या गया कि इंटीग्रेशन इज, ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अल्जेब्रिक फंक्शन को कोऑर्डिनेट करना या इंटीग्रेट करना या मिला देना। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस साइन। और इस साइन को हम लोग पहले के समय में बोलते थे, इस साइन को बोला जाता है द सिंबल इज अ फॉर्म ऑफ द ओल्ड फैशन एस, मतलब ओल्ड फैशन एस बोला जाता था इसको, इस साइन को पहले के टाइम में एस को इस तरह से डिनोट किया जाता था। अब बात करते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में, जो कि हम बोले थे आपको को इंट्रो में कि इंटीग्रेशन में हमें किस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए आप लोग
कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमारे पास अगर इंटीग्रेशन को बोला जाए तो इंटीग्रेशन को पर्टिकुलरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारे पास मेन दो पार्ट है वो है, पहला है हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम बता देते हैं कि अभी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और इनडेफिनिट के अंदर में ही हमारे पास बहुत सारा डिफरेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और बारी बारी से मैं आप लोग को वीडियोस में देता रहूंगा। इनडेफिनिट के मींस प्रॉपर लाइन बाय लाइन हम आपको टॉपिक को दे देंगे वीडियोज में कि किस तरह से करके इनडेफिनिट को हम लोग को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इनडेफिनिट में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन के लिए और दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इंटीग्रेशन, अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग को जो डिस्कस करना है वो ध्यान देने वाला बात है। ये सबसे बेसिक टर्म है, अगर आप इस पे कंट्रोल कर लिए या इस पे आप फोकस कर लिए तो आपका आगे का टॉपिक बहुत आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे पास इसका प्रॉपर थ्योरी क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बोला गया है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप लोग के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया होगा रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या होता है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब होता है कि किसी भी एक फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाले या डिफरेंशिएशन निकाले, और डिफरेंशिएशन निकालने के बाद, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को फिर से इंटीग्रेट करने से हमारा वो फंक्शन मिल जाएगा जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ था। दैट मीन्स हमारा जो एक्चुअल फंक्शन था उसे हम लोग री अरेंज कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं एक डिफरेंशिएट करने के बाद, उसे डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग उसे री अरेंज भी कर सकते हैं। अब कैसे करके उसी के ऊपर डिस्कस करें, पहले थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस टू दैट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। दैट मीन्स किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, जो हमारा आंसर है उसी को फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। दैट मीन्स डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं बाय डिफरेंशिएशन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू एक डेरिवेटिव निकालते हैं, कोई भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। वेयर एज बाई इंटीग्रेशन, अब उसी डेरिवेटिव फंक्शन को बाई इंटीग्रेशन वी फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नोन। अब उसी डेरिवेटिव फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन मिल जाता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, और इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। जैसा कि देखिए, हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल में हमारे पास आया, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया हम यहाँ पे y इक्वल्स टू x टू द पावर 6 प्लस c। यहाँ c इज अ कांस्टेंट, वेयर c इज अ एनी कांस्टेंट, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, अल्फाबेटिकल वैल्यू हो सकता है, कुछ भी, पर हम यहाँ पे एक c से कांस्टेंट को डिनोट किए। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास ये एक फंक्शन है, अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जैसे हम इसे डिफरेंशिएट किए, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ x टू द पावर 6 प्लस c। अब हम लोग जानते हैं x टू द पावर 6 दैट मीन्स वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पावर इंटू प्रोडक्ट पावर -1, जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में डिफरेंशिएशन में पढ़ाया है। देखिए, एक बात हम फिर से डिस्कस कर देना चाहते हैं आप लोग को, जो लोगों का डिफरेंशिएशन अभी तक क्लियर नहीं है वो लोग पहले जाके प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू करिए, जितने भी सम का वीडियो है उसे अच्छे से गो थ्रू करिए, एंड देन फिर इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि ये पहला पार्ट मान लीजिए अगर आप कर भी लेते हैं तो पर इसका सेकंड एक्सरसाइज से आपको दिक्कत होगा। दैट मीन्स इसका सेकंड जो टॉपिक हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहां से आपको प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन मस्ट भी लगेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन लगेगा आपको। तो आप लोग डिफरेंशिएशन पहले जाके क्लियर करिए, डिफरेंशिएशन का जितना भी वीडियो उसे देखिए, जो भी डाउट होता है, जो भी क्वेरीज होता है वो मुझे शेयर करिए या सेंड करिए या मुझे कॉल करके डायरेक्टली पूछिए। आइए अब डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, x टू द पावर 6 का होगा हमारे पास 6x टू द पावर 5, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो हम यहाँ पे शो नहीं किए। अब देखिए, ये तो हो गया हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन, मतलब ये हमारे पास डिफरेंशिएट हो गया, एक डेरिवेटिव फंक्शन मिल गया। अब इसी डेरिवेटिव फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिए, इंटीग्रेशन करने से पहले एक बात आपको हम बता दें कि इंटीग्रेशन हमेशा सेपरेट वेरिएबल्स का होता है। सेपरेट वेरिएबल्स बोलने का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारा एक फंक्शन एक साइड और दूसरा फंक्शन हमेशा एक साइड होना चाहिए।
दैट मीन्स हम क्या किए यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लिए, dy इज इक्वल्स टू 6x टू द पावर 5 dx। दैट मीन्स हम dx को अलग कर लिए और dy को अलग कर लिए। अब यहाँ पे कुछ सम बेसिक रूल्स के बारे में, बेसिक फॉर्मुलाज के बारे में हम आपको दिखा दें कि बेसिक फॉर्मुलाज हमारे पास क्या है। यहाँ बेसिक फॉर्मुलाज बता देते हैं, अभी हम लोग फॉर्मुला पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मुला लिखे उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है हमारे पास x प्लस सी। दैट मीन्स कुछ नहीं तो हमारे पास dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। ये हमारा पहला फॉर्म है। दूसरा हमारे साथ क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन में u प्लस वी अगर रहता है या u माइनस वी रहता है तो उसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर सिंपल से वर्ड में बोले तो अगर दो डिफरेंट फंक्शन रहता है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग दो डिफरेंट फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन में भी अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है तो इस दोनों फंक्शन को हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो यानी सेपरेट कर दिए हम u dx प्लस माइनस वी dx, मतलब ये दोनों के लिए काम किया। तीसरा जो फंक्शन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो है x टू द पावर n। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, और हम लोगों ने पढ़ा था पावर इंटू प्रोडक्ट पावर -1। दैट मीन्स x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड x टू द पावर, हम लोग पढ़े थे सॉरी, पावर इंटू प्रोडक्ट, दैट मीन्स nx टू द पावर n माइनस 1। पर वही चीज अगर हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, उसी फॉर्मुला को अगर हम लोग इंटीग्रेशन में कंटिन्यू करते हैं x टू द पावर n के लिए, तो फॉर्मुला थोड़ा सा बदल जाता है। अब बदलने के बाद क्या हो जाता है, प्रोडक्ट टू द पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1। दैट मीन्स प्रोडक्ट टू द पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 डिस्कस करते हैं इसके ऊपर भी। और फिर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट को निकाल देते हैं बाहर और इंटीग्रेशन करते हैं वेरिएबल का। यहाँ सब में c एक कॉमनली आएगा, वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है। अब बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर। हम लोग क्या किए, जो हमारे पास फंक्शन आया था इस फंक्शन को हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे। हम लिखे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखे। इंटीग्रेशन का साइन आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते ही इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू 6 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx। ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो यानी कि देखिए 6 इज अ कांस्टेंट, ये देखिए x टू द पावर n वाला फॉर्म आया, तो हम क्या किए यहाँ पे x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन रिमूव होता है हम लोग के पास एक कांस्टेंट आ जाता है c। यहां हम आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy होता है y। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे उठा होगा कि यहां आप लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी, तो यहां आप इंटीग्रेशन ऑफ dy y प्लस सी क्यों नहीं लिखे। देखिए बाबू, आपको हम बता दें यहाँ पे कि हम लोग कांस्टेंट को किसी भी एक साइड ही लिखते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे या राइट हैंड साइड में लिखे, पर कोई भी एक जगह पे। दैट मीन्स पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने पे वो एक कांस्टेंट आता है। पूरा इंटीग्रेशन, आई रिपीट अगेन, पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने से मीन्स पूरा इंटीग्रेशन का साइन कंप्लीटली खत्म हो जाने पे एक कांस्टेंट उसका प्लेस पे आता है। तो वो चाहे राइट हैंड साइड में लिखिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, डजेंट मैटर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर किसी भी एक साइड लिखना होगा आपको। तो ये हमारा हो गया, हम लिखे उसे राइट हैंड साइड में। तो y इज इक्वल टू 6 x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। अब यहां बात की y इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया हमारे पास x टू द पावर 6 बाई 6 कैंसल आउट हो गया, y इक्वल टू x टू द पावर 6 प्लस c, और दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर, ठीक है। ये हमारा पहले का फंक्शन है। तो इसी फंक्शन को, मतलब एक चीज को आपको हम यहाँ पे ये चीज समझाएं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में हम आपको बताएं कि कैसे रिवर्स है। तो देखिए एक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसी रिजल्ट को इंटीग्रेट करने से फिर से हमारा फंक्शन आ गया, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। और इसी इंटीग्रेशन फॉर्म को, इंटीग्रेटिंग फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन उठा कि कांस्टेंट क्या है, तो हम लोग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल बोलने का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ फंक्शन fx dx इज, कैपिटल F लिख लिया, मीन्स एक कोई भी एक अलग फंक्शन आएगा तो उसे कैपिटल F से डिनोट कर दिए, कैपिटल fx प्लस c इज कॉल्ड एन, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। जैसा कि अपने अभी हमने बताया आपको कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हो गया। अब ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx,
मतलब ये क्या हो गया, ये जो हमारा रिजल्ट जो आया, ये जो रिजल्ट आया वो इनडेफिनिट इंटीग्रल हो गया एफ एक्स डी एक्स का, एंड सी इज द कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आप लोग के पास आया, आर्बिट्री। अब आर्बिट्री क्या होता है, देखिए अगर एक्चुअल मीनिंग बोले आर्बिट्री का, तो आर्बिट्री का मतलब होता है स्पेसिफिक। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट जिसे यूनिवर्सली प्रूफ कर दिया गया है, यूनिवर्सली ट्रू कर दिया गया है कि इसी कांस्टेंट का यूज करना है। मीन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक कांस्टेंट के टर्म में यहाँ पे यूज होता है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन कभी भी क्लोज होगा, कहीं पे भी आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको कांस्टेंट के लिए सी ही यूज करना पड़ेगा, कोई और अल्फाबेट नहीं यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस पे। देखिए हम लोग, आप लोग बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस बैकग्राउंड वाले लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है उनके हर एक फील्ड में लगेगा, चाहे वो फिजिक्स पढ़े, चाहे वो मैथ्स पढ़े, चाहे वो बीटेक करे, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, उनके पास इंटीग्रेशन हमेशा कंटिन्यूअसली उनके फॉर्म में अप्लाई होता रहेगा। जैसे बस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका ऑर्डर बढ़ते हुए चला जाएगा, लेवल बढ़ते हुए चला जाएगा, पर इंटीग्रेशन आपको हमेशा यूज होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, और जो हमारे पास यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चे लोग हैं, कॉमर्स वाले बच्चे लोग के लिए भी इंटीग्रेशन लगता है। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंटीग्रेशन नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे लोग हैं यहाँ पे जो लोग सीए फाउंडेशन देंगे, तो सीए फाउंडेशन में भी इंटीग्रेशन चैप्टर है हमारा, वहां पे भी हमारे पास लगता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो लोग सभी लोग क्या करेगा, बीकॉम करेगा, तो बीकॉम के भी सिलेबस में हमारे पास इंटीग्रेशन पढ़ना है हमें फाइनल सेमेस्टर में। फाइनल सेमेस्टर से पहले मीन्स फाइनल ईयर में हमें इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो यानी कि हम देखिए कहीं पे भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, हमारा इंटीग्रेशन से पीछा नहीं छूटने वाला है। इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल चैप्टर है, और अभी अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। अब बात करते हैं आर्बिट्री। तो दैट मीन्स हम बताएं आर्बिट्री का मतलब होता है एक स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट, एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री। इसी आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है। क्या होता है ये हमेशा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मीन्स हमेशा एक्सलेस होगा ये। इट इज यूजुअली रेफर टू एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। शुरुआत में बता दिए कि इसी हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं नोट बोल के एक टॉपिक के ऊपर, इसी में जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। किसी भी एक फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। किसी भी एक फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। एंड द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। और जो फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है उस फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं इंटीग्रैंड। जो फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेट हो रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं इंटीग्रैंड। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन का थ्योरी पार्ट, बेसिक पार्ट, इंटीग्रेशन के ऊपर कहानी जो हमारे पास इंटीग्रेशन में बताया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके जनरल फॉर्म्स के ऊपर कि जनरल फॉर्मूलाज क्या है और जनरल टर्म क्या है जो हमें डिस्कस करना है, जो हमें ध्यान देना है। आइए हम सब फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करते हैं, कितने फॉर्मूला है हमारे पास और किस तरह का फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग को बात करना है। चलिए देखिए पहला नंबर जो हमारे पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास x प्लस सी, वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला जो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx, या वेरिएबल बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पे कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं। दैट मीन्स कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dx, या इसी को ही हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस सी। यानी कि हम आप लोग को जब
पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तो डिफरेंशिएशन में ही एक बात रिपीट किए थे कि कांस्टेंट का लिमिट होता है कांस्टेंट, क्या बोले थे, कांस्टेंट का लिमिट होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो ये हम लोग तीसरा पार्ट पढ़े। 2 पार्ट को पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास पहले 11 क्लास में हम लोग पढ़े थे लिमिट्स के बारे में कि कांस्टेंट का लिमिट्स क्या होता है। 12 क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन और 11 क्लास में भी हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किए थे कि डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट का क्या होता है। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर रूल्स के ऊपर। थर्ड नंबर रूल्स जो होता है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w dx। ये हमारे पास, इसे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस dx सबके साथ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w dx। ये डॉट 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 अगर आगे भी रहता है तो आगे भी होगा। चौथा नंबर जो रूल्स होता है वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स बोला जाता है इंटीग्रेशन का। चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। देखिएगा x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए इसको हम वर्ड वाइज में लिखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम थोड़ा फॉर्मूलाज को आप लोग को लर्न कराने के लिए, दिमाग में रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट वे में थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट टू द पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां हमारे पास देखिए, ये है हमारे पास पावर और x है हमारे पास प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये फॉर्मूला जो हमारे पास आ रहा है वो हो रहा है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ये हुआ हमारे पास, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया हम, बोले फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3। इसका इंटीग्रेशन निकालना हम लोग को, ठीक है। चलिए नाउ इंटीग्रेशन 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 dx। ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस u वाला कॉन्सेप्ट, uv वाला कॉन्सेप्ट सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 4 इज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और माइनस 3 इज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx। यानी हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए प्रोडक्ट टू द पावर प्लस 1, दैट मीन्स हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, 3 प्लस 1 फिर प्लस, लाइए शो कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा स्टार्टिंग में। तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और माइनस 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, तो यानी x और प्लस c। जैसे ही इंटीग्रेशन रिमूव हुआ हम लोग एक कॉन्स्टेंट ले लिया c। अब देखिए 2 2 4, यानी हमारे पास आया यहाँ पे x टू द पावर 4 बाई 2 प्लस यहाँ हमारे पास हो जा रहा है 4 बाई 3 एक्स क्यूब और माइनस 3x प्लस c। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। पर यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। डिफरेंशिएशन में हम लोग को याद होगा कि आप लोग को हम डिफरेंशिएशन में एक एग्जांपल लिए थे, x प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 16, ठीक है। चलिए हम यहाँ 16 नहीं लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उस पूरे को प्रोडक्ट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हम पूरे को प्रोडक्ट कंसीडर करके पावर इंटू प्रोडक्ट लगा लेते थे, पर यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ हमें पहले 2x प्लस 3
का होल क्यूब को एक्सपैंड करना पड़ेगा फॉर्मूला में। एक्सपैंड करने के बाद देन उसे फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको एक और क्वेश्चन इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 का होल क्यूब dx, तो इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा, यानी कि 2x क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब। याद ही होगा आप लोगों को फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, दैट मीन्स 3a स्क्वायर, दैट मीन्स 2x का होल स्क्वायर, b मीन्स 3, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हम इसे एक्सपैंड कर लिए। अब क्या करेंगे देखिए, अब सेपरेट कर देंगे इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 27 dx माइनस, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 और 9 जा 36 इंटीग्रेशन ऑफ 36 x स्क्वायर dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 3 2 जा 9 9 3 जा 27 27 4 जा 81, सॉरी 108 x dx। अब इसे इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस 27 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 36 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और फिर प्लस 108 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यानी फाइनली आएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 27 इंटू एक्स माइनस 36 इंटू एक्स टू द पावर 3/3 और प्लस 108। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं तो पावर में 1 है, तो यानी कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म हुआ प्लस सी लिखिएगा यहाँ पे नीचे में, वेयर सी इज अ कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट। काट दीजिए, 2 से 54 टाइम्स में, 3 से 12 टाइम्स में, 4 से 2 टाइम्स में, दैट मीन्स आंसर है हमारे पास 2x टू द पावर 4 माइनस 27x माइनस 12x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो ये होता है हमारे पास इस तरह का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर, नेक्स्ट फॉर्मूलाज के ऊपर कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 पढ़े थे, फॉर्मूला नंबर 5 पढ़ते हैं आप। देखिए फॉर्मूला नंबर 5 जो है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। देखिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, प्लस c लिख देते हैं, पर इसी का एक और बोल के फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर mx dx इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास e टू द पावर mx बाई m प्लस c, वेयर m इज कांस्टेंट मल्टीपल। m क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल होगा। कोई भी टर्म अगर m के साथ मल्टीपल होता है तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में भी हम लोग पढ़े थे ऐसा ही, पर डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में रहता था, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आ जाएगा, इसीलिए बोले थे इंटीग्रेशन रिवर्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x dx का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा e टू द पावर 5x बाई 5 प्लस c। तो ये होता है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल है। ये स्क्वायर में नहीं रहेगा, x हमेशा सिंपल ही रहेगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। x हमेशा सिंपल रहेगा, स्क्वायर फॉर्म में नहीं जाएगा। स्क्वायर फॉर्म में जाएगा तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, a टू द पावर x। डिफरेंशिएशन में हम पढ़ाए थे कि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इनटू लॉग कांस्टेंट बेस में e। ठीक, यहां भी हम लोग के पास होता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल बाई, वो जो मल्टीप्लाई में होता था यहाँ पे डिवाइड में होगा, बाई लॉग a बेस e और प्लस c।
ठीक, इसी का एक और फॉर्मूला बोल के बोला जाता है जब पावर मल्टीप्लाई में रहता है कुछ, a⁻mx dx। तो जब a⁻mx dx होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a⁻mx बाई m log a बेस e प्लस c। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, नहीं लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल रहेगा। फॉर्मूला नंबर 6 के ऊपर, जब 7 के ऊपर हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। याद होगा आप लोग को कि log x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे भाई, log x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। यानी हम लोग लिखेंगे log, पर यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, log mod x होता है, दैट मीन्स x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हुआ हमारे पास इसका अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि हम आपको बताया था कि सबसे दो पार्ट में था, एक था अलजेब्रिक और दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक। और आपको हिंट्स के तौर पे बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन अलजेब्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ही इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अलजेब्रिक फॉर्म से। तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा, दिक्कत हो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, और कोशिश करिए जितना हो सके फॉर्मूलाज को याद करें, लर्न करके रखें, क्योंकि बिना फॉर्मूला लर्न के यहाँ पे नहीं होने वाला है ये। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स क्या है इसका। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास होता क्या है। बेसिकली वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज है सब, जो हम लोग को पढ़ना है एक के बाद एक करके। सबसे पहला जो फॉर्म आता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन में sin x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे माइनस sin x। तो यहाँ हमारे पास थोड़ा सा अपोजिट होता है, दैट मीन्स sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। एंगल हमेशा सिमिलर एक होना चाहिए। इसी फॉर्मूला को और बोल के लिखाया गया हमारे पास। अगर मान लीजिए एंगल में कुछ मल्टीपल होता है, यहाँ देखिए पावर का नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर आपको बोला गया साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए, तो ये पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, उसे पहले हमको पावर लेस करना पड़ेगा, विदाउट पावर दिखाना पड़ेगा, एंड देन फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग को हमेशा वहां पे पावर में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए एंगल में कुछ मल्टीपल होता है, जैसे साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx, चलिए dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos mx बाई m प्लस c। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल होता है इक्वेशन लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस साइन 4x dx। तो क्या होगा ये देखिए, इसे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x बाई जो भी एंगल में रहेगा वो नीचे, फिर प्लस माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस c, यानी माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो आएगा हमारे पास कॉस 7x बाई 7 प्लस कॉस 4x बाई 4 प्लस c। ये हो गया आंसर। तो ये होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के लिए। तो आइए बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं इसके और फॉर्मूलाज के ऊपर। दूसरा नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx, इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है साइन x प्लस सी।
इसी का और फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx, यानी कि हो जाएगा हमारे पास sin mx बाई m प्लस सी। तीसरा जो फॉर्म होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का वो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, जैसा कि आप लोग जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। इसी को और बोल के अगर हम लिखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर mx dx, तो हो जाएगा हमारे पास tan mx बाई m प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, सबको m के फॉर्म में ही लिखते हैं। इंटीग्रेशन समझ गए तो आप लोग, तो m के फॉर्म में ही डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हमारे पास सेक mx इंटू tan mx का क्या होता है dx। याद करिए आप लोग को डिफरेंशिएशन में हम फॉर्मूला पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स हम लोग पढ़े थे सेक एक्स इंटू tan x, वही चीज यहाँ पे भी है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टेन एक्स करिएगा तो आपका आएगा सेक एक्स, यानी कि यहाँ भी आएगा हमारे पास सेक mx बाई m प्लस सी। इसी तरह से पांचवा नंबर फॉर्मूला जो आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर mx dx। कॉसेक का याद करिए, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े थे हम लोग माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो वैसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, यानी कि लिखेंगे माइनस कॉट mx बाई m प्लस सी। और 6 नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक mx इंटू कॉट mx प्लस mx dx। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, कॉसेक mx और कॉट mx का भी वही चीज होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कॉसेक x का इंटीग्रेशन पढ़े थे माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक mx बाई m प्लस सी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन का सब फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे इसी में इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखिए आपके दिमाग में बहुत देर से एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि अगर आप बोलें कि स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा, साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, किस तरह से उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करके उसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से करके उसको हम लोग पावरलेस में लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई देते हैं यहाँ पे कि अगर साइन स्क्वायर एक्स होता है या कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला रिलेवेंट है आप लोग के लिए, कौन सा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन कि cos टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x dx। देखिए हम जैसा कि बोले कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो यानी सबसे पहले इसको पावर को हमको हटाना पड़ेगा किसी भी तरह से करके। अब इसके लिए देखिए आप लोग ध्यान क्या दीजिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए बस। सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। नाउ यहां ध्यान दीजिए, वी नो दैट, आप लोग को याद होगा क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे cos 2x का फॉर्मूला, 2a का फॉर्मूला। क्या पढ़े थे भाई, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए हमको यहाँ चाहिए cos स्क्वायर, तो हमको यहाँ से cos स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यानी इसको भी cos स्क्वायर में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं इसको हम लोग, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू निकाले तो निकलेगा हमारे पास 1 प्लस cos 2a। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से cos स्क्वायर a का पर्टिकुलरली वैल्यू निकाले तो निकलेगा हमारे पास 1 प्लस cos 2a बाई 2।
ठीक है, मतलब आप लोग समझे यहाँ पे कि हमें इस तरह से करके आपको इसको सॉल्व करना है। यानी अब हम लोग लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब आप लोग बोलिएगा इसे शिफ्ट करें फॉर्मूला में, तो यहाँ हमारे पास 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो इसका 1/4 है, बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर dx हो गया। अभी भी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो इसे शिफ्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। देखिए आप फिर से यहाँ पे सेपरेट करिए, 1/4 को बाहर ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 के लिए, फिर प्लस 2 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x। अब देखिए फिर से यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। बस मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ cos स्क्वायर a के लिए पढ़े हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 बार एंगल आया। जस्ट मीन्स यहाँ शुरुआत में डिस्कस कर देते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दैट मीन्स यहाँ अगर एंगल 2 बार है तो यहाँ पे एक बार आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 4 बार कर दें, एंगल को 4 बार कर दें तो ये 2 बार हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं, अगर इसको हमको 2 बार लिखना है तो एंगल हमेशा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पे नहीं दिखा के आपको हम साइड में दिखाएं कहीं पे, यानी cos स्क्वायर 2a इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4a/2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर से इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 1/4 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2 प्लस, इसे हम लोग फिर से लिखेंगे 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 का, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के लिए ही था ये, तो ये हो गया। अब फिर से उसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग, तो चलिए 1/4 x 2 कैंसिल हो गया, प्लस साइन 2x प्लस, फिर से यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ठीक है, तो यानी पूरे को अब इंटीग्रेट कर देते हैं 4। जब तक इंटीग्रेशन हटेगा नहीं तब तक कॉन्स्टेंट मत लिखिएगा। 2x प्लस 1/2 ऑफ x प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिए 1/2 ऑफ cos 4x का होगा sin 4x/4 प्लस c। तो यानी फाइनली हमारे पास आंसर आया 1/4 x प्लस sin 2x/4 प्लस 1/8 x प्लस 16 to 32 1/32 sin 4x प्लस c। या इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3x/8 प्लस sin 2x/4 प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। यही आंसर आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको इजी करने के लिए यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, पर दरकार नहीं है, इतना तक आप छोड़ते हैं तो मार्क्स मिलेगा। तो सोच सकते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन इतना प्रॉब्लम क्रिएट करा। अगर मान लीजिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन दे देते हैं एक, इसको आप लोग करिएगा घर पे बैठ के, इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 7x dx। इसे आप कैसे सॉल्व करिएगा इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।